MIM के जानिब से मुनक़िद आज के इस इनकलाबी इजलास के सदर और हम सबों के बावकार सदर, पूरे हिंदुस्तान में गरीबों, मजलूमों, दलितों की तवाना आवाज जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, महाराष्ट्र से तशरीफ फरमा शेर महाराष्ट्र, दलितों और कमजोरों की बेखौफ और तवाना आवाज और पार्टी के कौमी तर्जुमान जनाब भाई वारिस पठान साहब, साबिक रुकन असेंबली महाराष्ट्र, आज के जलसे के मुनक़िद करने वाले यहाँ के बहुत ही बहादुर विधायक, आप सबों के मकबूल लीडर और पार्टी के उम्मीदवार जनाब भाई तौसीफ आलम साहब, दाइस के तशरीफ फरमा जनाब भाई चेयरमैन फैयाज आलम साहब, पार्टी के सीनियर लीडर और यूथ प्रेसिडेंट बिहार और पार्टी के तर्जुमान जनाब भाई आदिल हसन एडवोकेट साहब, किशनगंज के जिला अध्यक्ष जनाब भाई नसीम अख्तर साहब, अररिया से तशरीफ फरमा जनाब मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब, जनाब भाई मुखिया मुर्शिद साहब, अररिया से राशिद आलम साहब, पार्टी के मजबूत और पुराने लीडर जनाब भाई इसहाक आलम साहब, जनाब भाई मुक्तदा साहब, अजीजी एडवोकेट शम्स आगाज साहब, मलिका चौधरी जी जो मधेपुरा से आई हैं, कपिल देव पासवान साहब जो कटिहार से आए हैं, जनाब मुफ्ती अख्तर जावेद कासमी साहब, जनाब मुखिया गुलाम हसनैन साहब, मेरे बड़े भाई और पार्टी के मजबूत साथी जनाब भाई सादिक समदानी साहब, जनाब किबला मुखिया असलम जफर साहब, अदीजी सरवर बाबू एक्स चेयरमैन किशनगंज, पार्टी के पुराने साथी अजीजी जुम्मन बाबू, मौलाना हाफिज नईम साहब तूफानी और बहादुरगंज के हमारी पार्टी के दिगर जिम्मेदार साथियों और पूर्व जवार की बस्तियों से आए हुए और पूरे असेंबली हलके के से आए हुए नौजवानों, बुजुर्गों और अजीजों, मौसम की खराबी के बाद भी आपकी तादाद इस बात की अलामत है कि आप सबने और हम सब ने फैसला कर लिया है कि तूफान के रुख को मोड़ देने का अज़्म हम रखते हैं और हम जुल्म से डरते नहीं हैं, बल्कि जालिमों के पंजों को मरोड़ने की शक्ति अपने दरमियान में रखते हैं। आज का आपका ये जलसा इस बात की अलामत है। हाट और बाजार का दिन होता तो लोग कहते हैं कि हाट आ गए हैं, शाम का वक्त होता तो लोग कहते हैं कि शाम के वक्त तो बाजार में मेला होता ही है, लेकिन दोपहर से अब आपका ये जम्मे गफीर इस बात की अलामत है कि आपने पार्टी के साथ अपनी वाबस्तगी का मजबूत इजहार किया है। मैं इसके लिए जनाब माजिद हुसैन साहब जो यहाँ के इंचार्ज हैं, उन्होंने कलील वक्त में पार्टी के बिखरे हुए कारकुनों को जोड़ने की कोशिश की है, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। और जनाब तौसीफ आलम साहब से भी गुजारिश करता हूं कि बहादुरगंज का कर्ज MIM पर बहुत है और मैं खुद इसका बहुत कर्जदार हूं। नौजवानों, मैं 2015 में जब पार्टी यहां आई तो मुझे सबसे पहले ऑफर कहीं से अगर इलेक्शन लड़ने का हुआ था तो बहादुरगंज से हुआ था और बहादुरगंज के लोगों की वो मोहब्बत थी। जब 2019 में पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा तो कोचाधामन के बाद सबसे ज्यादा वोट अगर किसी ने दिया था तो बहादुरगंज की असेंबली का हल्का था। इसलिए आपके बड़े एहसानात हैं। फिर 2020 में असेंबली का इलेक्शन हुआ तो आपने रिकॉर्ड वोट से MIM के कैंडिडेट को जिताने का काम किया और फिर 2024 में पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ तो आपने कोचाधामन के बाद सबसे ज्यादा वोट अगर कहीं मिला तो बहादुरगंज की सरजमीन है। इसलिए बहादुरगंज के नौजवानों में बड़ा कर्जदार हूं और मेरी पार्टी भी कर्जदार है। मैं भूल जाऊं शायद ये न कह सकूं तो मुझे मलाल होगा। इंसानी जिंदगी का क्या ठिकाना,
अभी मेरी एक अजीजा है सब पिटा में, अजमल बाबू की हदिया, जवान लड़की, ठोकर खाई गिरी और दम तोड़ दी। शायद मेरा भी दम टूट जाए और मैं ये करे अदा न कर सकूं। खुदा के वास्ते घर लौटना तो अपने बूढ़े दादा को, अपनी अम्मी और दादी को और अपने उन भाइयों को जाकर मेरा सलाम शुक्राना जरूर कह देना कि अख्तरुल ईमान तुम्हारा एमपी तो नहीं बन सका है, लेकिन आज भी तुम्हारी खिदमत में अदब से सलाम अर्ज करता है, ये जरूर पहुंचा देना। मेरे अजीजों, इलेक्शन का बिगुल बन चुका है। एक दो दिन के अंदर में कोड ऑफ कंडक्ट का ऐलान होना है और इस वक्त पूरा मिजाज बन चुका है कि हमें अपने बारे में क्या करना है। हमारे यहां एक बड़ा मसला है कि हमारे बेशतर लोगों ने हमें से हुकूमत साजी की बात करी। आज भी कुछ लोग हैं जो लोग हमारे लोगों को बहकाने लगे थे, कहते हैं कि साहब हम लोग तो फलाह की तरफ है, हुकूमत तो बीजेपी के खिलाफ गठबंधन की बननी है। अगर बिल को फाड़ भी दिया, अवैसी साहब ने क्या कानून रुक गया? अवैसी साहब ने तो अकेले वक्फ बिल की मुखालिफत की थी, बाकी 228 लोग कौन थे? उनको बता देता हूं कि चिराग से चिराग को रोशनी मिलती है। तारीख में नाम उसी का लिखा जाता है जो शहादत में पहले अपनी गर्दन को पेश करता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे तलाक बिल का मसला हो, चाहे सीएए का काला कानून हो, या फिर वक्फ का ये गैर आईनी कानून हो, इसके खिलाफ अगर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने मजबूत से आवाज नहीं उठाई होती तो ये बेशरम लोग जो अपने आप को सेकुलर भी कहते हैं और कॉम्युनल एजेंडों पर काम भी करते हैं, उनके लब पर मोहर लगे हुए रहते, ये बोल नहीं पाते। उसको बोलने के लिए किसी ने मजबूर किया है तो एमआईएम ने बोलने पर मजबूर किया कि हक बोलो, अगर मुसलमानों का वोट लेना है तो इनकी आवाज में, इनके जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ। आज उनको बोलने पर हमने मजबूर किया है। अभी यही लोग कहते थे कि हम लोग बीजेपी की बी टीम है और आप लोगों से भी कुछ लोग सर हिलाते थे और हमारे मुखालिफिन इस बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते थे और मीडिया के साथियों का तो सबसे बेहतरीन मौजू होता था जब हमको बी टीम कहते थे, दूसरों से पूछते फिरते थे। आज मीडिया के लोगों के पास भी पूछने की कुव्वत नहीं है। बिहार में मुसलमानों की तादाद 18% है। अगर मल्लाहों की तादाद के एतबार की वजह से अगर मल्लाह के लिए टिकट होना चाहिए, मुकेश सहनी का अगर मुतालबा है, अगर कोयरी कुर्मी की तादाद से कोयरी कुर्मी की सीट तय होनी चाहिए, अगर माझी की वजह से, माझी की आबादी की वजह से माझी की सीट तय होनी चाहिए, तो यकीनन है कि बिहार के 18% मुसलमानों के लिए पार्लियामेंट असेंबली में कम से कम 43 तो उसकी वाजिब हिस्सेदारी होती है और सारे लोग वोट नहीं देते हैं तो राजद और गठबंधन जहां इलेक्शन लड़े तो वहां कम से कम तो 50-60 सीट तो मुसलमानों की अपनी वाजिब हिस्सेदारी होती है। लेकिन आप जानते हैं आपने क्या होता है, 18% जादव भाई है, इनमें से 6% जा चुके हैं बीजेपी में, मालूम है कि नहीं? जादव बीजेपी में एमपी है कि नहीं, एमएलए है कि नहीं? लेकिन मुसलमानों का कोई है क्या? नहीं है। गलती से एक दो गए भी थे जदयू में, तो जदयू में भी उनका खाता जब्त हो गया और जदयू को जब नहीं मिला वजीर बनाने के लिए तो हमारे गठबंधन से जीते हुए एक आदमी को सबसे पहले भगाया, जिसका नाम खान है, जो इस वक्त बना हुआ है आपका वजीर अक़लियती उमूर। जरा सोचो तो सही कि वो बीजेपी में भी चले जाए, जब भी राजद जब टिकट तस्लीम करे तो जादवों को 58 टिकट, 8% जादव को 58 टिकट और 18% मुसलमानों को 17 टिकट। इन बेगैरतों को जरा बताओ कि अगर गैरत की जिंदगी जीना चाहते हो तो इज्जत के लिए लड़ाई लड़ो। लड़ने वाला ही इज्जत पैदा करता है, झुकने वाला तो अपनी नस्लों को बर्बाद कर जाता है। जो लोग जो झुक जाता है वो तो मर जाता है, उसकी नस्लें गुलाम हो जाती है। एमआईएम आई है सिर्फ आपको, बहुत सारे लोग कहते हैं। कल एक साहब ने लिखा कि अख्तर साहब यहां कयादत की बात करते हैं, जहां 12% मुसलमान है वहां कौन सी कयादत उठेगी?
नादानों के समझ में ये बात नहीं आती कि 5%, 7% ब्राह्मणों ने अपनी कयादत खड़ी कर दी है, तो ऑफिस में भी उसे प्रणाम करते हो और सियासत में भी उनको सवाल करते हो। यकीन जानो मेरे नादान भाइयों, अगर सीमांचल से मुसलमानों की कयादत खड़ी हुई तो मजलूम मुसलमान देश के किसी कोने में भी हो, उसकी हिमायत की आवाज जरूर उठाएगा और उसके मसले को हल करेगा। यह नहीं कि तो आंखें खोलकर कि आज हाफिज जुनैद के साथ हो, अखलाक के साथ हो, बिल्किस के साथ हो। बिहार के दर्जनों मसाइल हैं। बिहार में यही नीतीश कुमार के घर में, बिहार शरीफ में मदरसा अजीजिया को जलाया गया और 200 साल के पुराने मदरसे को जलाया गया। लगभग 4000 से ज्यादा मजहबी किताबें जलाई गई, लेकिन किसी की आवाज उठी? आवाज नहीं उठी। अगर आवाज उठाई, 51 मुसलमानों के चुन चुन कर घरों को जलाया गया। एमआईएम वहां गई तो सरकार को मजबूर होना पड़ा और उनको मुआवजा देना पड़ा। अरे भाई, पंचायत की सियासत का तो कोई शूर नहीं है और असेंबली और पार्लियामेंट की बात करने चले हो। अरे कयादत कैसे खड़ी होती है? कयादत खड़ी होती है, आपके एमएलए होंगे, आपके एमपी होंगे तो बात उठेगी, बात बढ़ेगी आगे। तो और बता दो, आजादी के 78 साल मुकम्मल हो रहे। ये बताओ कि 3 पुल थे नालंदा में, 1 पुल डंगा में। वो जरूरत थी 7 स्टेट्स की, आसाम मणिपुर के लिए सरकार को बनाना लाजिम था। एक मस्तान चौक का पुल जिसको बनाना सरकार के लिए लाजिम था। बादरुन का बीडीओ कैसे किशनगंज जाता और किशनगंज का डीएम कैसे दिगलबाग आता, यह सरकारी जरूरत थी। तेसरा पुल तैयबपुर में जो 1912 का जो नैरो गेज था रेलवे का, उसको रोड पुल बनाया गया। लोग वजीर बने। क्यों नहीं उठी नालंदा नदी में पुलों की बात? 2018 में एमआईएम ने पुल निर्माण संघर्ष समिति बनाया और हम लोगों ने चीख कर असेंबली में आवाज उठाई कि मेरे सीमांचल के लोग मजदूरी भी तुम नहीं देते, कल कारखाने भी नहीं है, सैलाब की तबाही से बचाव भी नहीं है। हमारा 15 दिन, 17 दिन, 20 दिन का दूल्हा अपनी बेगम को छोड़कर उनकी हथेली के मेहंदी के रंग भी फीके नहीं पड़ते, मजदूरी के लिए दिल्ली और पंजाब जाता है। मां मरती है, बेटा पंजाब में सी सकता है, बाप के लाश को डोसा कंधा देता है। हम उस जमीन से आते हैं। मेरे टैक्स के पैसे से पटने में तुम फ्लाईओवर बनाते हो, गंगा में 5-5 किलोमीटर पर पुल बनाते हो, हमारे 50 किलोमीटर पर पुल क्यों नहीं है? जवाब दो। ये बात आगे पहुंची और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, कुछ लोग कहते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब इलेक्शन का जमाना हुआ आ गया। अरे याददाश्त इतनी कमजोर है क्या? अपने अब्बा अम्मी का भी नाम भूल जाते हो क्या? तुमको मालूम नहीं है कि कई बार बैरिस्टर असदुद्दीन साहब आए? तुमको अगर याद नहीं हो तो पूछो अपने पड़ोसियों से कि बैरिस्टर असदुद्दीन सीमांचल ही नहीं आए, बल्कि रसेली पुल की जगह पर गए, खाड़ी का पुल अधूरा था वहां गए, खरखरी घाट में उतरे। और इनकी शख्सियत चूंकि बैनुल अक़वामी है और हिंदुस्तान के तमाम तर मीडिया ने खबर चलाई कि अख्तरुल ईमान जो कहता है असेंबली में कि 50-50 किलोमीटर पर पुल नहीं है और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी हैदराबाद से आकर सीमांचल के मजदूरों की लड़ाई लड़ रहा है, तो वाकई सीमांचल के लोगों पर जुल्म हुआ है। और देखो, उसके बाद से ही मानवता पुल पर तामीर का काम शुरू हुआ। बोलो, जवाब दो। वजीर थे नहीं बना सके। आवाजों का असर होता है, आवाज का असर नहीं होता। मैं वाकया सुना देता हूं। एक बादशाह बीमार पड़ा एक बार,